बहुत बड़ा बयान। बांग्लादेश में अब हिंदू खतरे में आ गए हैं, यह कहा है 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है, 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है। शुवेंदु अधिकारी का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गवर्नर को तत्काल प्रभाव से बात करनी चाहिए, सेंटर से यह कहा है शुवेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ हिंदू इस समय दरकार लगा के खड़ा हुआ है लाइन से कि वो भारत आ सके। ऐसे में क्या करना होगा, ये अपने आप में बहुत टिकली सिचुएशन है भारत के लिए। इसीलिए शायद एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। रिजवान अहमद और मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुत जाने माने और पढ़े लिखे हैं। विवेक मेरे साथ है। विवेक, 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है, उनकी जान को खतरा है। लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्राइम टारगेट पे हिंदूज है। देखिए, सबसे पहली चीज है, जुलाई 22 को एक ऐसी खबर थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट सेक्रेटरी उल्टा कह रहे थे बांग्लादेश की सरकार को कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप अलाउ नहीं कर रही हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अमेरिका का स्टैंड जो प्रेजेंट सरकार थी शेख हसीना की, उसके खिलाफ था। ये बड़ी क्लियर सी बात थी। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको ये लग रहा था कि शेख हसीना इज ट्राइंग टू गेट टू क्लोज टू द चाइनीज। ये तो एक फॉरेन और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है। दूसरा, आज की बात है कि वहाँ जो फौजी चीफ वकारुज्जमान साहब ने जब टेक ओवर किया, इंटरिम सरकार बनाई, तो सबसे पहले पैसिफाई करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को यही बोला कि जितने लड़के मारे गए हैं उनको जिसने मारा है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब आप अपने देश में युवाओं को मैनेज नहीं कर पाते, इकोनॉमिक्स मैनेज नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार पहले श्रीलंका में ये चीज़ हो चुकी है, वहाँ के नेताओं को भागना पड़ा और आज यहाँ। और मेरे ख्याल से इंडिया को हमारे क्या रिश्ते थे शेख हसीना से, क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता। हमारे रिश्ते बांग्लादेश से होने चाहिए, ना कि शेख हसीना से। इन केस वहाँ पे एक डिफरेंट स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है जो शेख हसीना को एक्नॉलेज नहीं करती है, नहीं दी, हमें उनको शरण फिलहाल नहीं देनी चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। मेरा मुझे लगता है वेट एंड वॉच ही हो रहा है, शरण तो नहीं दी गई, अभी तक ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है। नहीं, यू हैव अलाउड हर। वहां का जो आवाम है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, हिंदुस्तान उसको क्या मैसेज दे रहा है कि आपने उसको वहां से भगाया, आप उससे खुश नहीं थे, आपने प्रोटेस्ट किया, नई सरकार बन रही है, लेकिन हम चैंपियन हैं, हम उसको आने देंगे, हम उसको शरण देंगे। ये मैसेज अगर हमने बांग्लादेश की आवाम को दिया तो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डिजास्टर है, ये नहीं देना चाहिए। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। पहला अपडेट, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले हैं एनएसए अजीत डोवाल। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, शेख हसीना से मिलकर हिंडन एयरबेस से निकल गए हैं अजीत डोवाल। यानी उनको नई दिल्ली में एंट्री नहीं दी, हिंडन एयरबेस पे ही मुलाकात करी है। ये तस्वीरें हिंडन एयरबेस की हैं और हिंडन एयरबेस पे इस समय मीडिया बाहर सिर्फ अलाउड है, अंदर की तरफ अलाउड नहीं है। ये इस समय की बड़ी खबर है। और सामान्य तौर पर एयरफोर्स का वो बेस है, इसलिए वहां पर सामान्य तौर पे भी यही घटनाक्रम रहता है। लेकिन ये आप एक बड़ा अपडेट, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, एक बड़ा एंगल दे रहे हैं। ये तस्वीरें हिंडन एयरबेस की हैं। ये मेरे साथ यहाँ पर कई सारे मेहमान हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन एक सेकेंड, जो बात विवेक ने बोली है उसके क्या मायने हैं रिजवान अहमद? जी देखिए, कुछ हद तक मैं विवेक जी की बात सर बहुत कम सहमत होता हूं, आज सहमत हूं। और जो उन्होंने कहा प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, आप इनकी इकोनॉमी देखिए, इनकी आर्मी देखिए, इनकी इवन एजुकेशन में देखिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, पोर्ट्स में देखिए, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो हालात हैं इसके पीछे फॉरेन पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे आईएसआई भी है, फंडामेंटलिस्ट भी हैं और चाइना का हाथ है, क्योंकि चाइना चाहता है कि जिस कंट्री में भी मेरी बीआरआई बने वो कंट्री मेरी गोद में बैठे। और यही सोच के चाइना ने इनके देश में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अब इनको दोनों नाव में पैर रखना था, इन्हें चाइना को भी खुश करना है और भारत को भी खुश करना है। $5 बिलियन लेने ये चाइना गई, वहां से डॉलर लेके आ रही हैं, इंडिया को तीस्ता का प्रोजेक्ट दे रही हैं। तो कुल मिला के इन्होंने बांग्लादेश को मेरे साथ मजार खान जुड़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वन वजह से। सेकंड, मेरे साथ मजार खान है, बांग्लादेश से हैं, पत्रकार हैं। मजार खान,
एग्जैक्टली स्थिति क्या है? शेख हसीना इस समय भारत के अंदर है और एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ये जानकारी है। लेकिन ये हालात बद से बदतर क्यों हो गए बांग्लादेश के अंदर, और यहां से अब स्थिति कहां जाती हुई दिखती है? मिस्टर खान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट वाज वेरी न्यूट्रल एंड वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डिमांड थे कि उनकी जो कोटा सिस्टम है नौकरी के वास्ते और यूनिवर्सिटी एजुकेशन और अदर सेक्शन पे वो कोटा रद्द किया जाए। वेरी इनोसेंट डिमांड वाज दैट। अगर गवर्नमेंट पहले से ये डिमांड पूरे थे और कोर्ट की जो राय के लिए हाई कोर्ट के राय के लिए वो वेट कर रहे थे, वो अगर आगे हो जाते तो फिर ये बात इतने दूर तक नहीं आता। और आपको तो पता ही होता है कि जहां भी लेकिन मजार खान ये भी था कि विपक्ष ने बहुत प्रोवोकेट किया वहां पे बच्चों को, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंडीशन खराब हो गई। आज की दुनिया पे आपको तो सोशल मीडिया के जो हालत है, र्यूमर बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी एवं और ज्यादा फैलता है। मतलब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने में झूठ जल्दी जब फैलता है। हाँ, ये झूठ के सहारे कुछ लोग झूठ के आड़ में आके ये जो न्यूट्रल डिमांड था स्टूडेंट का, इस डिमांड के ऊपर आके सवार हो गया और इसी बहाने ये लोग जो तोड़फोड़ हुआ, दैट वाज नॉट नेसेसरी। और पुलिस ने जो फायरिंग की वो भी दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वेरी सिंपल इश्यूज था। 16 साल गवर्नमेंट लगातार 16 साल वो आवामी लीग गवर्नमेंट पोजीशन पे था। एक महीने की एक प्रोटेस्ट ने न्यूट्रल प्रोटेस्ट ने सरकार गिरा दिया। तो इसके पीछे तो कोई ना कोई है, इसके पीछे तो कोई ना कोई है। और आईएसआई का बड़ा हाथ, आईएसआई की स्क्रिप्ट मानी जा रही है ये पूरी, ये भी एक व्यू है, आईएसआई की स्क्रिप्ट है। और क्या वहां पर आप खान साहब बता सकते हैं क्या वहां हिंदूज और क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जा रहा है जिस तरह की खबरें आ रही हैं? आपको जो खबरें मिल रहे हैं वो भी थोड़ी देर पहले तो हमने बोला था कि र्यूमर के जमाना है अब, सोशल नेटवर्क पे र्यूमर की जमाना। यह तो आवामी लीग जो है ना, वो भी तो मुस्लिम है, उनके घर पे तो हमला हो रहे हैं। होम मिनिस्टर जो था कमाल, उनके घर को आग लगा दिया गया। ठीक है, एक जैसे एक जेल था शेरपुर पे, 500 कैदी वो निकल पड़ी कारागार को क्या बोलते हैं जेल से। सो नॉट ओनली मुस्लिम, इफ यू सी दैट जो आपकी सिचुएशन खराब करना चाहता है वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन किसी को भी नहीं छोड़ेगा ना, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो खबर आ रही है इस समय हिंदुस्तान के पास कि वहां से कई हिंदू वहां से पलायन करना चाहते हैं और हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? जो अब इस समय अपडेट आ रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए, ये सोचने वाली बात होगी। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया, किदवई साहब। हिंदू देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे बहुत सारे को पैनलिस्ट बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि शेख हसीना उसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई बोल रहा है कि वहाँ पर जो हालात चल रहे थे वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, एक बहुत अच्छा शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। जी, मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा, तेरा राहजनों से था वास था, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अल्टीमेटली ओनस जो है वो लीडर को लेना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि रिजवान भाई अभी कह रहे थे कि इनकी फॉरेन पॉलिसीज जो हैं वो बेसिकली जिम्मेदार हैं जी। तो हमारा यह मानना है कि फॉरेन पॉलिसीज जो शेख हसीना की थी, भाई उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाई, वो उनके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं झलक रहा था। चाहे वो आप उनकी पर कैपिटा इनकम की बात कर लीजिए, चाहे उनकी एक्सपोर्ट्स की बात कर लीजिए, और चाहे तो उनकी जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए। आज से 6 महीने तक बांग्लादेश जो है एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन क्या है कि अब आप देखिए कि यहां पर से एक लेसन क्या है अमीश जी, जो लेसन कहीं भी कुछ होता है ना, एक कि अगर मान लिया कोई इंसिडेंट होता है तो उससे हम सीख सकते हैं। अच्छा पॉइंट है। लेसन ये है कि 2009 में जो शेख हसीना साहिबा थी वो एक थंपिंग मेजॉरिटी से आई
और पूरे बांग्लादेश ने उनके ऊपर बहुत एतबार किया और पूरे देश की कमान उनके हाथ में दी। लेकिन उसके बाद में जब अमीश जी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए तो विपक्ष ने उनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए, और यह भी सवाल उठाया कि इलेक्शंस में जो थी वो रिगिंग हुई थी और काफी एलिगेशंस थे। और तीसरे इलेक्शन में अमीश जी क्या हुआ कि वहां पर अनअपोज एक तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना वहां पर पूरी सत्ता पर वो काबिज हो गई, और आज आप रिजल्ट देखिए कि क्या है। तो सीख किसके लिए है ये? सीख पूरी दुनिया के लिए है, सीख आपके लिए भी है, सीख हमारे लिए भी है। और ये आप क्या सीख क्या है, क्या है? मैं आपको बताऊं, देखिए 1900 अगर हम भारत की बात करें तो 1947 के बाद से कई बार यह कहा गया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और लेकिन हुआ क्या कि कई बार हिचकोले लेने के बाद भारत ने यह पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर कहीं लोकतांत्रिक चेतना मजबूत है तो वो भारत की मजबूत है। चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हुआ हो, इमरजेंसी के टाइम में भी लोकतंत्र को खतरा आया, मैं यहां पर बैठ करके बोल रहा हूं आया, लेकिन भारत ने उसको झेला, और 2014 के बाद से खतरा नहीं आया, लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया था। और 2 साल के लिए कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी जी ने 2014 जिसके साथ आपका अलायंस है। 2014 के बाद जो भी लोकतांत्रिक खतरे इस देश में आए, लेकिन इस देश के लोगों ने डट करके, यहां के विपक्ष ने डट करके 2014 के बाद से कई ऐसे मौके आए जहां पर हमको लगा कि लोकतांत्रिक वैल्यूज पर, लोकतांत्रिक चेतना पर खतरा है, लेकिन फिर भी विपक्ष ने, भारत की जनता ने, आपने, हमने 2014 के बाद कब ऐसा मौका आया जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खतरा होने लग गया? बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं, बांग्लादेश आपने बोला सीखे लेने के लिए 2014 के बाद भी ऐसे खतरा आया। कब आया ऐसा 2014 के बाद खतरा? माय माउथ। नहीं, आपने खुद ही बोला। बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। खतरा तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने, चंडीगढ़ में इलेक्शंस हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बात करते हैं सर? नो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का मामला था, सुप्रीम कोर्ट आप मतलब पेटी पॉलिटिक्स के लिए चंडीगढ़ के अंदर एक आदमी अगर गलत कर रहा था जिसमें कार्रवाई हो गई, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं पूरी घटना के साथ? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हमको जो है हर चीज में छोटा या बड़ा लेसन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आज भी बोल रहा हूं कि लोकतांत्रिक चेतना पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मजबूत है तो लोकतांत्रिक चेतना इस देश की मरी थी, इस देश की लोकतांत्रिक चेतना को मारा गया था। कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, लोकतांत्रिक चेतना को ध्वस्त कर दिया गया था। वो थी लोकतंत्र की हत्या। नहीं, अब सुनना पड़ेगा सर, लोकतंत्र की हत्या कब थी? और अब 2014 की बात करते हैं। मतलब 2014 के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री आता है, आप कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है 2014 के बाद। कमाल की बात है। मतलब आपकी चॉइस का प्रधानमंत्री नहीं आ रहा तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आप 2014 के बाद, मतलब ये आपको लगता है कि मोदी के आने से लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये गाना आपने 2019 में भी गाया, चुनाव हुआ 2024 के अंदर आपकी पार्टी की 37 सीटें आई उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी की 33 आई। लोकतंत्र जिंदा हुआ या लोकतंत्र कब्र में चला गया? जवाब दीजिए इस बात का भाई साहब। अमीश जी, मैं फिर वही बोल रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी की 37 सीटें आई 2014 के बाद, 2024 के अंदर लोकतंत्र जिंदा हुआ या लोकतंत्र कब्र में चला गया? जवाब दे। बंगाल के अंदर बीजेपी चुनाव हारी, ममता बनर्जी चुनाव जीती, लोकतंत्र जिंदा हुआ, लोकतंत्र कब्र में चला गया? अमीश जी, बताइए। अमीश जी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत का विपक्ष, भारत की जनता इस बात की गारंटी है कि जब जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, भारत का विपक्ष खड़ा होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े होंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं आपके चैनल पर। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? यू मेड योर पॉइंट, रिजवान अहमद। देखिए कितने अफसोस की बात है जब हम लोग चैनल पर बैठे बांग्लादेश की स्थिति पर अपना अपना ओपिनियन देने के लिए, और किदवाई साहब ने यहां पर समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। क्या हम चुनाव प्रचार के लिए बैठे हैं जनाब? यहां पर नहीं बैठे हैं ना। तो अब मेरे एक सीधे से सवाल का बस आप जवाब दीजिए। बांग्लादेश में इस समय अकलियत खतरे में है, हमेशा से खतरे में थी, अब और भी खतरे में है। आप क्या इस मंच पर बैठ के बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारत को अपनी यहां पनाह देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को क्या आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ हैं? रिजवान भाई, देखिए रिजवान भाई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पार्ट लेने के लिए फौरन जो है
आप समाजवादी पार्टी का यहां प्रचार बताने लगे। अरे रिजवान भाई, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? पहली बात, उन्होंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया, मतलब अगर नाम लिया हो तो आप कोट करिए प्लीज। नहीं, मैंने तो सीधे किसी का सीधे वो नाम कह रहे नहीं हैं लिया। कि समाजवादी पार्टी का हम प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, हम समाजवादी point- पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो समाजवादी कर रहे हैं। पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने की पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का मैं पक्ष रखूंगा। लेकिन रिजवान भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, किदवई साहब, आप पूरा कंप्लीट नहीं करने दे रहे। आप बड़े